दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, बहुत सारी चीजें बदलती हैं और जो चैलेंज हमारे सामने आते हैं, उनके नए नए सॉल्यूशंस भी सामने आते हैं। समय रहते हमें भी उन सॉल्यूशंस को समझना चाहिए। आज के द्वार का सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रक्शन, टाइम को मैनेज ना कर पाना और प्रोडक्टिव ना हो पाना। और इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है माइंड मैनेजमेंट का, ना कि टाइम मैनेजमेंट का। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी वन क्रिएटिविटी मैटर्स, जिसे लिखा है डेविड कड़वी ने। डेविड कड़वी भी एक राइटर और एक पॉडकास्टर हैं। वह लोगों को अपने क्रिएटिव काम में प्रोडक्टिव बनने में मदद करते हैं। तो बात यह है कि कई बुक्स और स्पीकर्स यह बताते हैं कि अपने टाइम को कैसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वह आपसे यह करो या वह करो करने के लिए कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि चीजों को पूरा करने का टाइम मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यह सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कैसे मैनेज करते हैं। यह समरी माइंड मैनेजमेंट को पाने के लिए आपको कुछ सिंपल और पावरफुल टेक्निक सिखाने वाली है। आपका स्वागत है ऑडियो बुक वर्ल्ड में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी फैन क्रिएटिविटी मैटर्स बाय डेविड कड़वी। आप इसे अपने चारों ओर देखते हैं। रोज लोग पैसा कमाने की भागदौड़ में लगे रहते हैं, इसीलिए आपको हर एक सेकंड को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा कमाने के लिए आप अपना कैलेंडर अलग अलग एक्टिविटीज से इस कदर भर देते हैं कि आपके पास आराम करने का वक्त ही नहीं होता। और इतना ही नहीं, आजकल तो लोग मल्टीटास्किंग भी करने लगे हैं, यानी कई काम एक साथ करना, जैसे लंच करते हुए अपने ईमेल का जवाब देना। क्या यह वही हसल कल्चर यानी भागदौड़ वाला कल्चर है जिसका एक हिस्सा बनकर सभी गर्व महसूस करते हैं? क्या हमेशा थका थका रहना, गुस्सा करना या परेशान महसूस करना आम बात हो गई है? यह समरी यह साबित कर देगी कि टाइम मैनेजमेंट अब किसी काम का नहीं रहा और इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यह सीखेंगे कि माइंड मैनेजमेंट सक्सेस पाने और कोई भी काम करने में कैसे आपकी मदद कर सकता है। आप ये भी सीखेंगे कि कुछ पाने के लिए आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट अपने गोल्स को पाने का बेहतर तरीका है। चैप्टर 1 माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। इस बुक के ऑथर डेविड कड़वी खुद को एक राइटर नहीं मानते थे। उन्हें बचपन से ही लिखना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी बुक डील ऑफर की गई जिससे कोई बेवकूफ ही मना करता। इसीलिए डेविड ने अपनी लाइफ को इस तरह प्लान किया ताकि वह एक बुक लिख सके। सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके पास बुक लिखने के ये अच्छा खासा टाइम हो। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ डिनर और दूसरे प्लान्स को कैंसिल कर दिया, पर इनकी जगह अपने राइटिंग सेशंस को रखने लगे। डेविड ने डेट्स पर जाना भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी ग्रोसरी और खाना भी घर पर डिलीवर करवाने लगे। उन्होंने अपनी बुक लिखने पर फोकस करने के लिए जी जान लगा दी थी। एक राइटर के दिमाग में शब्दों का जैसे एक पिटारा सा होता है, पर वह शब्दों के साथ खेल जाते हैं। लेकिन डेविड के लिए यह सब इतना नेचुरल या आसान नहीं था। जब वह लिखने बैठते तो एक शब्द भी नहीं लिख पाते थे और ना जाने कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे यूं ही कितने घंटे निकल जाते। फिर उन्हें खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा। डेविड को अगले कुछ हफ्तों में बुक का काम खत्म करके पब्लिशर को दिखाना था। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो डील कैंसिल हो सकती थी। डेविड अपनी फैमिली और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे। बड़बड़ाहट में उन्होंने कोस्टारिका में एक रिट्रीट ज्वाइन करने का मन बनाया। वह यह बात अच्छे से जानते थे कि वहां जाकर भी वह कुछ नहीं लिख पाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि रिट्रीट ज्वाइन करने से उन्हें पछतावा हुआ था? बिल्कुल हुआ था, लेकिन डेविड ने सोचा कि जगह बदलने से शायद उन्हें राइटर्स ब्लॉक से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। डेविड को रिट्रीट के लिए हाँ कहने के बाद पछतावा होने लगा और वह अपने घर से बाहर निकल गए। वह अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करना चाहते थे। तब उनकी मुलाकात डिएगो से हुई। वह रोड के दूसरी तरफ थे।
जब उन्होंने डेविड को इस तरह बुलाया जैसे मानो वह दोनों दोस्त थे, डिएगो ने हाथ से इशारा करते हुए डेविड को बुलाया और उनसे स्पेनिश में बात करने लगे। डेविड एक बेवकूफ की तरह नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिएगो की बात का जवाब दिया। उनसे बात करने पर डेविड को पता चला कि डिएगो ऐसे ही कुछ बात करना चाहता था। उन्हें बीच पर घूमना और बारिश का मौसम बेहद पसंद था। उनकी बातें ज्यादा लंबी तो नहीं चली, लेकिन डेविड को इसके बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा था। जब डेविड घर लौटे तो दोबारा कंप्यूटर के सामने बैठ गए। अगले 1 घंटे में डेविड पहला चैप्टर लिखने में कामयाब रहे। इससे डेविड को समझ में आया कि ऐसा क्या हुआ था जिससे वह लिख पाने में कामयाब रहे थे। इसकी वजह लिखने के लिए समय निकालना नहीं था। टाइम मैनेजमेंट अब इफेक्टिव यानी कारगर नहीं रहा है। आपको टाइम की नहीं बल्कि लिखने के लिए सही मेंटल स्टेट में होने की जरूरत है। इसे ही डेविड माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्रायोरिटी देना, लेकिन यह आपका वक्त भी जाया कर सकता है। आपने कभी अपनी लंबी टू डू लिस्ट को देखकर जीरो मोटिवेशन महसूस किया है? ऐसा हम सभी के साथ होता है। फिर भी माइंड मैनेजमेंट से आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है किसी काम या प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखना। टाइम मैनेजमेंट में आप खुद से यह पूछते हैं कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। ज्यादातर समय इस सवाल की वजह से आप टाल मटोल करने लगते हैं। आप यह जानते हैं कि आपको कुछ करने के लिए आपके पास फोकस और मोटिवेशन नहीं होता है। दूसरी तरफ माइंड मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं कि अभी मैं कौन सा काम करने के मूड में हूं, पर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे मूड के साथ फिट हो सके। अपने काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका मेंटल स्टेट और वह काम दोनों एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए। इससे एनर्जी और वक्त जैसे रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होते। चैप्टर 2 क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। क्रिएटिव होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से आपके अंदर आ जाती है। यह कोई ग्रोसरी नहीं है जिसे आप खरीद कर ला सकते हैं। क्रिएटिविटी की प्रोसेस में वक्त लगता है। कोई कहानी सुनाने, गाना लिखने या फिर एक पेंटिंग बनाने के लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड सही होना बहुत जरूरी है। जब उन्होंने डेविड को इस तरह बुलाया जैसे मानो वह दोनों दोस्त थे, डिएगो ने हाथ से इशारा करते हुए डेविड को बुलाया और उनसे स्पेनिश में बात करने लगे। डेविड एक बेवकूफ की तरह नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिएगो की बात का जवाब दिया। उनसे बात करने पर डेविड को पता चला कि डिएगो ऐसे ही कुछ बात करना चाहता था। उन्हें बीच पर घूमना और बारिश का मौसम बेहद पसंद था। उनकी बातें ज्यादा लंबी तो नहीं चली, लेकिन डेविड को इसके बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा था। जब डेविड घर लौटे तो दोबारा कंप्यूटर के सामने बैठ गए। अगले 1 घंटे में डेविड पहला चैप्टर लिखने में कामयाब रहे। इससे डेविड को समझ में आया कि ऐसा क्या हुआ था जिससे वह लिख पाने में कामयाब रहे थे। इसकी वजह लिखने के लिए समय निकालना नहीं था। टाइम मैनेजमेंट अब इफेक्टिव यानी कारगर नहीं रहा है। आपको टाइम की नहीं बल्कि लिखने के लिए सही मेंटल स्टेट में होने की जरूरत है। इसे ही डेविड माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्रायोरिटी देना, लेकिन यह आपका वक्त भी जाया कर सकता है। आपने कभी अपनी लंबी टू डू लिस्ट को देखकर जीरो मोटिवेशन महसूस किया है? ऐसा हम सभी के साथ होता है। फिर भी माइंड मैनेजमेंट से आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है किसी काम या प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखना। टाइम मैनेजमेंट में आप खुद से यह पूछते हैं कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। ज्यादातर समय इस सवाल की वजह से आप टाल मटोल करने लगते हैं। आप यह जानते हैं कि आपको कुछ करने के लिए आपके पास फोकस और मोटिवेशन नहीं होता है। दूसरी तरफ माइंड मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं कि अभी मैं कौन सा काम करने के मूड में हूं, पर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे मूड के साथ फिट हो सके। अपने काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है
कि आपका मेंटल स्टेट और वह काम दोनों एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए। इससे एनर्जी और वक्त जैसे रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होते। चैप्टर 2 क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। क्रिएटिव होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से आपके अंदर आ जाती है। यह कोई ग्रोसरी नहीं है जिसे आप खरीद कर ला सकते हैं। क्रिएटिविटी की प्रोसेस में वक्त लगता है। कोई कहानी सुनाने, गाना लिखने या फिर एक पेंटिंग बनाने के लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड सही होना बहुत जरूरी है। अब दोबारा कुछ पेंट करना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि क्या पेंट करें, तो इसके लिए अपने पसंदी कार्टून कैरेक्टर को पेंट करने के बारे में अचानक याद आना एक यूरेका मोमेंट होगा, जिनके खास वक्त के दौरान अपने क्रिएटिव स्पॉट को ढूंढना आसान हो सकता है। याद रखिएगा कि यह माइंड मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं। आपकी एनर्जी हर एक दिन या पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती है। जैसे जॉब पर आपकी बहुत सी एनर्जी खर्च हो जाती है, ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज करना या अपनी पेंटिंग या नोवेल पर काम करने जैसे काम भी आपकी बहुत सारी एनर्जी ले लेते हैं। इसीलिए दिन का वह सही वक्त ढूंढ निकालिए जब आपके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आपको अपने सिस्टम यानी अपने स्लिप साइकिल से भी तालमेल बनाकर रखना होगा। यह सिस्टम आपको दिन में जगह रहने में मदद करता है। इसे ऊपर जाती हुई एक लाइन की तरह सोचिए। जितना ज्यादा आप जागे रहेंगे उतने ज्यादा आप अलर्ट रहेंगे, लेकिन जागे रहने के साथ साथ अलर्ट रहने को आपका स्लिप रोक देता है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर आप एक रात अच्छे से नहीं सोएंगे तो आपका स्लीप डेट बहुत ज्यादा हो जाता है। अपने स्लीप डेट को नीचे जाती हुई एक लाइन की तरह सोचिए, क्योंकि यह आपके एनर्जी को कम करता है। आपके सिस्टम और स्लीप डेट दोनों की लाइन दोपहर के शुरुआती वक्त लगभग 2:30 बजे मिलती है। इसी वजह से आप इस वक्त सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। अपनी बॉडी क्लॉक को समझने से आपको अपने काम पर आसानी से फोकस करने में मदद मिलती है। बहुत से लोग सुबह सुबह बहुत फोकस्ड होकर काम करते हैं। जैसे बेस्ट वायलिन प्लेयर अपने दिन की शुरुआती 2-4 घंटे मन लगाकर प्रैक्टिस करते हैं। मशहूर राइटर वर्जीनिया वुल्फ और साइकोलॉजिस्ट BFP ऐसा ही करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह का वक्त वह समय होता है जब लोग पूरी तरह से जगे हुए और सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं। अपने क्रिएटिव स्पॉट को हासिल करने के लिए डेविड ने एक और तरीका बताया है। इसे वह फर्स्ट आवर रूल कहते हैं, जो अपने काम को पूरा करने में उन्हें डिसिप्लिन रहने में मदद करता है। जब आप अपने दिन का सबसे पहला घंटा अपने प्रोजेक्ट पर लगाते हैं तो उसे फर्स्ट आवर रूल कहते हैं, और यह कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा करने से आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कर पाएंगे। इसे सुनकर ऐसा लग रहा होगा ना कि क्या ऐसा सच में मुमकिन है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम से कीजिए, यानी एक ऐसे काम से जो आपको करना ही है। ऐसा करने से इसे पूरा करने के लिए आपके आलसी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ऐसा करना उस काम में आने वाली रुकावट को भी रोकता है। इस इम्पोर्टेंट लर्निंग को लेने के बाद बढ़ते हैं चैप्टर 3 द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। जब आप असल में राइटिंग और पेंटिंग नहीं कर रहे हैं तब भी आप राइटिंग और पेंटिंग कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का प्रोसेस सिर्फ राइटिंग और पेंटिंग के बारे में नहीं है। इसे सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राम बोलर कंट्रोल के 4 स्टेज या क्रिएटिविटी के 4 स्टेज कहते हैं। पहला स्टेज है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी करना। यह तब होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सोचते हैं। आपकी स्टोरी में कौन सी कैरेक्टर होंगे, आपका गाना कितना लंबा होगा, पेंटिंग बनाने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। यह ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी दिमाग चलाने वाला स्टेज है। इसमें आपके पास अपने प्रोजेक्ट की इतनी इंफॉर्मेशन होती है
कि आप एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया की तरह हो जाते हैं। डेविड ने भी अपनी बुक पर इसी तरह काम करना शुरू किया था। ऐसा भी वक्त हुआ जब वह अपने लिविंग रूम में बैठकर इंफॉर्मेशन के ऐसे सोर्सेस को खोलकर देखा करते थे। डेविड के चारों ओर बुक्स, न्यूज़पेपर और जर्नल्स बिखरे रहते थे। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड भी था, चीज पर वह पॉसिबल टॉपिक्स और चैप्टर लिखते थे। डेविड ने जो रिसर्च की थी वो समय की बर्बादी नहीं थी, यह उन्हें क्रिएटिविटी के अगले स्टेज तक पहुंचने में मदद कर रही थी। दूसरा स्टेज इनक्यूबेशन है। यह ऐसा वक्त होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट पर इतना एक्टिव होकर काम नहीं करते हैं, आप शायद किसी और चीज पर काम कर रहे होते हैं या फिर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। हमें बीच बीच में ब्रेक लेने की जरूरत होती है। इसी काम को तुरंत पूरा करने के लिए खुद को मजबूर करना हमेशा काम नहीं करता है। ऐसा करने से आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कर पाएंगे। इसे सुनकर ऐसा लग रहा होगा ना कि क्या ऐसा सच में मुमकिन है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम से कीजिए, यानी एक ऐसे काम से जो आपको करना ही है। ऐसा करने से इसे पूरा करने के लिए आपके आलसी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ऐसा करना उस काम में आने वाली रुकावट को भी रोकता है। इस इम्पोर्टेंट लर्निंग को लेने के बाद बढ़ते हैं चैप्टर 3, द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। जब आप असल में राइटिंग और पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, तब भी आप राइटिंग और पेंटिंग कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का प्रोसेस सिर्फ राइटिंग और पेंटिंग के बारे में नहीं है। इसे सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राम बोलर कंट्रोल के 4 स्टेज या क्रिएटिविटी के 4 स्टेज कहते हैं। पहला स्टेज है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी करना। यह तब होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सोचते हैं। आपकी स्टोरी में कौन सी कैरेक्टर होंगे, आपका गाना कितना लंबा होगा, पेंटिंग बनाने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। यह ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी दिमाग चलाने वाला स्टेज है। इसमें आपके पास अपने प्रोजेक्ट की इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि आप एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया की तरह हो जाते हैं। डेविड ने भी अपनी बुक पर इसी तरह काम करना शुरू किया था। ऐसा भी वक्त हुआ जब वह अपने लिविंग रूम में बैठकर इंफॉर्मेशन के ऐसे सोर्सेस को खोलकर देखा करते थे। डेविड के चारों ओर बुक्स, न्यूज़पेपर और जर्नल्स बिखरे रहते थे। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड भी था, चीज पर वह पॉसिबल टॉपिक्स और चैप्टर लिखते थे। डेविड ने जो रिसर्च की थी वो समय की बर्बादी नहीं थी, यह उन्हें क्रिएटिविटी के अगले स्टेज तक पहुंचने में मदद कर रही थी। दूसरा स्टेज इनक्यूबेशन है। यह ऐसा वक्त होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट पर इतना एक्टिव होकर काम नहीं करते हैं, आप शायद किसी और चीज पर काम कर रहे होते हैं या फिर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। हमें बीच बीच में ब्रेक लेने की जरूरत होती है। इसी काम को तुरंत पूरा करने के लिए खुद को मजबूर करना हमेशा काम नहीं करता है। ऐसा करने से आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कर पाएंगे। इसे सुनकर ऐसा लग रहा होगा ना कि क्या ऐसा सच में मुमकिन है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम से कीजिए, यानी एक ऐसे काम से जो आपको करना ही है। ऐसा करने से इसे पूरा करने के लिए आपके आलसी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ऐसा करना उस काम में आने वाली रुकावट को भी रोकता है। इस इम्पोर्टेंट लर्निंग को लेने के बाद बढ़ते हैं चैप्टर 3, द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। जब आप असल में राइटिंग और पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, तब भी आप राइटिंग और पेंटिंग कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का प्रोसेस सिर्फ राइटिंग और पेंटिंग के बारे में नहीं है। इसे सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राम बोलर कंट्रोल के 4 स्टेज या क्रिएटिविटी के 4 स्टेज कहते हैं। पहला स्टेज है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी करना। यह तब होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सोचते हैं। आपकी स्टोरी में कौन सी कैरेक्टर होंगे, आपका गाना कितना लंबा होगा, पेंटिंग बनाने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। यह ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी दिमाग चलाने वाला स्टेज है। इसमें आपके पास अपने प्रोजेक्ट की इतनी इंफॉर्मेशन होती है
कि आप एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया की तरह हो जाते हैं। डेविड ने भी अपनी बुक पर इसी तरह काम करना शुरू किया था। ऐसा भी वक्त हुआ जब वह अपने लिविंग रूम में बैठकर इंफॉर्मेशन के ऐसे सोर्सेस को खोलकर देखा करते थे। डेविड के चारों ओर बुक्स, न्यूज़पेपर और जर्नल्स बिखरे रहते थे। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड भी था, चीज पर वह पॉसिबल टॉपिक्स और चैप्टर लिखते थे। डेविड ने जो रिसर्च की थी वो समय की बर्बादी नहीं थी, यह उन्हें क्रिएटिविटी के अगले स्टेज तक पहुंचने में मदद कर रही थी। दूसरा स्टेज इनक्यूबेशन है। यह ऐसा वक्त होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट पर इतना एक्टिव होकर काम नहीं करते हैं, आप शायद किसी और चीज पर काम कर रहे होते हैं या फिर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। हमें बीच बीच में ब्रेक लेने की जरूरत होती है। इसी काम को तुरंत पूरा करने के लिए खुद को मजबूर करना हमेशा काम नहीं करता है। आप पहले दिए गए मेंटल स्टेट में इकट्ठे किए गए आइडियाज को जोड़कर कुछ बनाते हैं, जैसे अपना पहला ड्राफ्ट लिखना 5वां है। पॉलिश मेंटल स्टेट, यह स्टेज उस काम को एडिट करने और तराशने का है जो आपने पिछली स्टेट में बनाया था। जैसे आप यह ध्यान देते हैं कि आपके सेंटेंस का कोई मतलब हो। पेंटिंग में आप यह चेक करते हैं कि कैनवास पर ऐसी कोई जगह ना छूट गई हो जहां आपने पेंट नहीं किया, या कोई ऐसा कलर तो नहीं है जिसे और ज्यादा डीप या हल्का करने की जरूरत है। छठा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट। आप हमेशा अपने क्रिएटिव काम पर फोकस नहीं कर सकते। आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको करनी होगी, जैसे अपने बिल्स भरना और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना। यह मेंटल स्टेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपनी लाइफ के दूसरे एरिया पर भी ध्यान देना होगा। आखिर में रिचार्ज मेंटल स्टेट होता है। इसमें आपको खुद को आराम देने और रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। एक दिन छुट्टी लीजिए या वेकेशन पर जाइए। एक दिन छुट्टी लीजिए या वेकेशन पर जाइए। नॉइस, जब डेविड अपनी बुक को लेकर स्ट्रेस लेते हैं तो वह मसाज लेने चले जाते हैं। कभी कभी फनी वीडियो या मूवी देखना भी इसमें मदद कर सकता। खुद को शांत करने और अपने माइंड को रिलैक्स करने के तरीके ढूंढे। क्रिएटिव सर्कल्स। डेविड का बड़ा अजीब सा रूटीन था। रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक वह सिर्फ अपनी बुक पर फोकस करते थे। सुबह 4 बजे वह लाइट ऑफ करते, अपना कंप्यूटर बंद करते और दोपहर तक सोते रहते। अगले दिन दोपहर में डेविड तैयार होते और कॉफी शॉप चले जाते। वह कैफे में तब तक काम करते जब तक उसके बंद होने का वक्त नहीं हो जाता था। इसी को डेविड क्रिएट साइकिल कहते हैं। यह एक ऐसा रिपीट होने वाला साइकिल है जिसमें अपने काम में आगे बढ़ने के साथ साथ आपको आराम करने का वक्त भी मिलता है। चैप्टर 5 क्रिएटिव सिस्टम्स। एक बार डेविड बड़ी मुश्किल में थे। उन्हें अपने पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर रॉक के साथ इंटरव्यू करना था। डॉक्टर रॉक डेविड के लिए एक इंस्पिरेशन थे। उन्होंने यूर ब्रेन एट वर्क नाम की एक बुक लिखी थी जिसकी मदद से डेविड यह समझ पाए थे कि क्रिएटिव वर्क में माइंड कैसे काम करता है। डेविड डॉक्टर रॉक को अपना आइडियल मानते थे, लेकिन जिस दिन डेविड को डॉक्टर रॉक से बात करनी थी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले जो अपार्टमेंट उन्होंने रेंट पर लिया हुआ था वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरे दिन वहां शोर रहता था। एक पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए इससे खराब हालत नहीं हो सकती थी। दूसरा, डेविड हाल ही में अपनी बुक लिखने के लिए पनामा सिटी में रहने आए थे, पर अपने नए मोहल्ले को इतने अच्छे से नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इंटरव्यू के लिए उन्हें कोई अच्छी दूसरी जगह कहां मिल सकती थी। तीसरा, डेविड जानते थे कि इस इंटरव्यू का स्केड्यूल बदलना नामुमकिन होगा क्योंकि डॉक्टर रॉक जैसे जाने माने लोग हमेशा बिजी रहते हैं। यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरे मौके जैसा था। ऐसा लग रहा था कि यह साफ है कि क्या होने वाला है। डेविड को पॉडकास्ट कैंसिल करना होगा। उस दिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन बिट का क्रिएटिव सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उन्होंने डॉक्टर रॉक को एक ईमेल लिखा। ना जाने कैसे लेकर अचानक से वह ना उम्मीद महसूस नहीं कर रहे थे।
उन्होंने हर उस प्रॉब्लम का उपाय निकाल लिया था जो उनके सामने आ रही थी। आखिर में डेविड डॉक्टर रॉक के साथ रिकॉर्डिंग करने में कामयाब हो गए थे। क्रिएटिव सिस्टम में एक ऐसा रिपीटिंग प्रोसेसर है जो आपको अपने क्रिएटिव काम को करने में मदद करता है। यह आपको जानने में मदद करता है कि अपनी मेंटल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। यह बेसिकली पूरे क्रिएटिव प्रोसेसर की देखरेख करता है। क्रिएटिव सिस्टम को कम से कम क्रिएटिव डोज की जरूरत होती है। यह वह सबसे छोटी चीज है जो आप अपने क्रिएटिव काम को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक राइटर हैं, आपका मिनिमम क्रिएटिव डोज है अपनी बुक का एक पैराग्राफ लिखना। मिनिमम क्रिएटिव डोज आपको अपनी दूसरी प्रायोरिटी पर ध्यान देने में मदद करता है। क्रिएटिव काम के लिए ओपन लूप भी अच्छी चीज है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप अपनी बिल्ली को खाना देते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि उसका खाना खत्म होने वाला है। आप सुपरमार्केट से बिल्ली का खाना लेने के लिए एक मेंटल नोट बना लेते हैं। यह एक ओपन लूप इसलिए है क्योंकि कैट फूड खरीदना है आपके दिमाग में लगातार चलता रहता है। तब भी जब आप दूसरा काम कर रहे होते हैं, ओपन लूप आपके माइंड में जगह गिरे रहता है। यह मेंटल स्पेस, यह जगह तभी खाली हो सकती है जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं, यानी कैट फूड खरीद लेते हैं। एक नेगेटिव चीज जैसा लग रहा है ना, लेकिन ओपन लूप आपकी क्रिएटिविटी के लिए फायदेमंद होते हैं या आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए उस एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं जहां आप एक राइटर थे और अपनी बुक के लिए एक पैराग्राफ लिख रहे थे कि आपके दिमाग में एक कूपन लूप बनाता है जिसे आप अगले दिन और आगे आने वाले दिनों में वापस देख सकते हैं। इस तरह अगर आप अपना पूरा दिन राइटिंग में नहीं भी लगा पाते हैं तो भी आपको गिल्टी महसूस नहीं होगा। जब तक आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहेंगे और अपना मोमेंटम नहीं खोए। क्रिएटिव सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है